हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की हमने अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप चैप्टर की व्याख्या वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 20 पर पहला प्रश्न लिखा गया है। आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आश्रित जल है और शेष 2 में से एक में अम्लीय है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में दिए रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। पहले प्रश्न समझे। हमारे पास टोटल 3 परख नली है, 1, 2 और 3। इसमें से एक परख नली में आश्रित जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है और तीसरे में क्षारीय विलयन है। और हमें केवल एक लिटमस पत्र दिया गया है और वो कौन से रंग का है? लाल रंग का। केवल इस एक लिटमस पत्र का उपयोग करके हमें पहचान करनी है कि कौन से परख नली में अम्लीय विलयन है, कौन सी में क्षारीय है और कौन सी में आश्रित जल है। इसकी हमें पहचान करनी है। तो देखें, तो सबसे पहला चरण हम क्या करेंगे, इस लिटमस पत्र को लेकर इन तीनों परख नलियों में क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। जिस परख नली में इसका रंग लाल से नीला हो जाता है वो कौन सा विलयन होगा? क्षारीय विलयन। ठीक है, उस क्षारीय विलयन को हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस नीले रंग के लिटमस पत्र को, क्योंकि जब हमने इसको क्षारीय विलयन में डुबोया होगा तो रंग कैसा हो गया? लाल से नीला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नीला लिटमस पत्र है और नीले लिटमस को जब हम इन दोनों शेष परख नलियों में डुबोएंगे तो जिसमें अम्लीय विलयन होगा वो नीले लिटमस को किसमें बदल देगा? फिर से लाल लिटमस में बदल देगा। तो इस प्रकार अम्लीय विलयन की भी पहचान हो जाएगी और जो पीछे शेष बचेगा वो कौन सा होगा? वो आश्रित जल होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि सबसे पहले हम लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। ठीक है, दूसरा हम पाते हैं कि एक परख नली में यह लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? नीला हो गया। इसका मतलब उस परख नली में कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन है, क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां से हम क्षारीय विलयन की पहचान कर लेंगे। फिर हमारे पास शेष कितने बची? 2 परख नलियां। अब शेष 2 परख नलियों में हम इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। अब इसमें 2 स्थितियां होगी। पहली स्थिति, या तो लिटमस पत्र पुनः क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और अगर लिटमस पत्र पुनः लाल हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है कि लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा, यानी उसके रंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब वो विलयन कौन सा होगा? वो आश्रित जल होगा। ठीक है, तो जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया वो अम्लीय विलयन होगा और जिसमें रंग अपरिवर्तित रहा अर्थात नीला ही रहा वो उसमें कौन सा होगा? उसमें आश्रित जल होगा। इस प्रकार हमने 3 परख नलियों में अलग अलग विलयन को केवल एक लाल लिटमस पत्र की सहायता से उनकी पहचान कर ली है। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम। पेज संख्या 24 का पहला प्रश्न, वो लिखा गया है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये बोल रहा है कि पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही और अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, इसका कारण बताना है। तो देखें, पीतल यानी कॉपर तथा जिंक का क्या होता है? मिश्र धातु होती है। कौन? पीतल। तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या मौजूद होते हैं? अम्ल मौजूद होते हैं जो इनसे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? धातु है और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो वो कुछ हानिकारक विषैले यौगिक बनाएंगे और इसी कारण वो पदार्थ अब खाने योग्य नहीं रहेंगे। इस कारण से अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी संचारित हो जाते हैं, यानी जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो वो बर्तन क्या हो जाते हैं? संचारित होता जाते हैं। इस कारण से हमें
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पेज संख्या 24 का एक दूसरा प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ये भी हमें बताना है। तो देखें, अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, हमें इसका एक उदाहरण देना है। उदाहरण देखो, जब जिंक धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई तो लवण के रूप में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। फिर हमें बताना है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, यानी हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस की ही उत्सर्जन हो रहा है। तो देखें, इसके लिए हम जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुख के पास ले जाने पर फट-फट की आवाज के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस बनी है। मतलब जिस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो जहां से हाइड्रोजन गैस का बाहर उत्सर्जन हो रहा है, उस परख नली के पास अगर हम जलती हुई माचिस अथवा मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो माचिस की तीली अथवा मोमबत्ती फट-फट की आवाज के साथ क्या करेगी, जलेगी, जिसे हम पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें हम तीसरे प्रश्न की। कोई धातु यौगिक ए है, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, कोई धातु यौगिक जिसका नाम ए है, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो धातु का यौगिक ए है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके लिए जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला, पेज संख्या 27 का। HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। ये बोल रहा है कि जो अम्ल है वो केवल जलीय विलयन में ही अपने अभिलक्षण या गुणधर्म क्यों प्रदर्शित कर पाते हैं, जबकि वो एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अपने गुणधर्म या अम्लीयता के लक्षण प्रकट क्यों नहीं कर पाते, इसका कारण बताना है। ठीक है, तो कारण क्या है, देखें कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में आयन नहीं बनते हैं, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जो अम्ल है वो अम्ल जलीय विलयन में क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जिसे हम H+ आयन के नाम से जानते हैं। तो उस आयनों की उत्पत्ति के कारण वो जलीय विलयन में अम्लीयता के गुण प्रकट करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्ल आयनों का उत्पादन नहीं कर पाते, इस कारण वो अम्लीयता के अभिलक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ये बोल रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, इसका कारण बताना है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। ठीक है, अगर अम्ल जलीय विलयन में
हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में उनमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे बात करें हम, तीसरा प्रश्न, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ये बोल रही है कि जो सूखी या शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो सूखे लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, इसका कारण बताना है। तो देखें, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। कारण क्या है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में ही HCl से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो अम्ल है वो केवल जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अगर जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है यानी वो सूखी है अगर, तो ऐसी स्थिति में अम्ल क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाएगा और इस कारण से वो लिटमस पत्र के रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि आयनों का उत्पादन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, अम्ल को तनुकृत करने पर, मतलब अम्ल में पानी मिलाते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। यानी कि जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा यह हमें चेतावनी दी जाती है कि हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका कारण क्या है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को ही हमेशा जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। कारण क्या है? क्योंकि जब जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र रूप से अभिक्रिया कर क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं। मतलब जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो जब जल की सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो तुरंत ही क्या होती है? बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है, जिसके कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है और इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं और जान का खतरा भी हो सकता है। इस कारण से हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और मिलाने के दौरान हमेशा उस मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न वो है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। मतलब जब अम्ल के अंदर या जल के अंदर हम अम्ल मिला रहे होते हैं तो इस स्थिति में जो हाइड्रोनियम आयन है जो अम्ल के द्वारा उत्पन्न होते हैं जलीय विलयन में, उनकी सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो देखें कैसे प्रभावित होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब अम्ल के अंदर आप जल मिलाओगे तो इस स्थिति में अम्ल की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी, और जब मिश्रण में या विलयन में अम्ल की मात्रा में कमी होगी, इसका मतलब उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोनियम आयनों में या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में भी क्या होगी? कमी होगी। इस कारण से उस विलयन के प्रति इकाई आयतन में भी हाइड्रोजन आयनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है कि जब हम विलयन के अंदर जल मिलाएंगे तो अम्ल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इस वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH विलयन में अधिक सारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो खुद सारक है और जब हम उसमें और सारक मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कारण क्या है कि NaOH पहले से सारक है और उसमें अगर हम और सारक मिलाएंगे तो सारक मिलाने पर क्या हो जाएगी? सारक की मात्रा में और वृद्धि होगी, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, आपके पास दो विलयन है A और B, ठीक है। विलयन A के pH का मान 6 है और विलयन B के pH का मान कितना है? 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। हमारे पास दो विलयन दिए हुए हैं, एक A और एक B। A का pH मान कितना है? 6 और B का pH मान कितना है? वो है 8।
हमें बताना है कि किसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो जिसका पीएच मान कम होगा, 7 से जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, इसका मतलब उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। वही हमें बताना है। तो देखें, विलयन ए का पीएच मान 6 है, यानी कि 7 से कम है, अतः ये क्या होगा, एसिड यानी कि अम्लीय होगा। वही हम बात करें विलयन बी की, तो विलयन बी का पीएच मान 8 है, यानी इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी। ठीक है, और कौन से विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, अम्लीय विलयन में। तो अम्लीय विलयन कौन सा है, विलयन ए, अतः ए विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें पता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है, इसका मतलब उसके अम्लीय प्रभाव में क्या होगी, कमी होगी, और वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होगा। तो वही हमें बताना है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ने पर उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे 7 से कम होती जाएगी, और जैसे जैसे किसी विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाएगी, उसकी अम्लीयता का जो गुण है वो प्रबल होता जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। मैं बताना है कि क्या किसी क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर होते हैं तो फिर ये क्षारकीय क्यों होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, H+ आयन क्या है, क्षारकीय है। मतलब किसी भी क्षारीय विलयन में भी H+ आयन है वो मौजूद होते हैं, परंतु कारण क्या है कि उनकी सांद्रता OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। इसी कारण से उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। ठीक है, अगर H+ आयन OH- आयनों की संख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो वही क्षारकीय विलयन किसमें बदल जाएगा, अम्लीय विलयन में बदल जाएगा। तो अगर H+ आयनों की सांद्रता अधिक है मतलब वो अम्लीय है, और अगर हाइड्रोक्साइड OH- आयनों की सांद्रता अधिक है मतलब वो विलयन कौन सा होगा, क्षारकीय विलयन होगा। अगले प्रश्न बात करें, कोई किसान खेत की मृदा कि किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। मतलब कोई किसान खेत की मिट्टी में बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना अथवा चौक का उपयोग किस स्थिति में करेगा, इसका हमें जवाब देना है। तो कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या फिर चौक का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। मतलब जब खेत की मृदा में अम्लता की वृद्धि हो जाएगी तो वहां पर फसल क्या होगी, फसल का उचित तरीके से विकास नहीं होगा। तो उस मिट्टी की अम्लीयता के गुण को या अम्लीयता के प्रभाव को समाप्त करने हेतु हम उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं, और हमें पता है कि जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। इस स्थिति में बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चौक, ये तीनों क्षारकीय पदार्थ है जो मृदा की अम्लीयता के गुण धर्म को समाप्त कर देंगे और क्या करेंगे, मिट्टी को उदासीन बनाने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखें, CaOCl2 पेज संख्या 36 का पहला प्रश्न का प्रचलित नाम क्या है। तो हम सब जानते हैं कि इसे विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। अगला प्रश्न देखें, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाना है, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा था कि शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है या शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखें, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, लिखा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा,
और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें गर्म करने पर क्या मिलेगा और इस अभिक्रिया के लिए हमें समीकरण लिखना है। तो देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। यानी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाएगा तो इस स्थिति में सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभिक्रिया हो जाएगी। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है? जल के साथ। तो देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो किसका निर्माण होता है? जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, ये CaHO4 हाफ H2O, ये POP का सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये जल का 1/2 H2O है, जिसे 3/2 H2O भी लिख सकते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया POP के साथ कराई गई है तो इस स्थिति में हमें जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा आप मुझे FB पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।